हेलो गाइस। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन बताया जाता है जिसको हम सॉल्व कराएंगे। साथ ही अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार जो कंसेप्ट चर्चा में होगा, जो समाचार सुर्खियों में होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखा जाए। करक हाल ही में लॉन्च हुई किताब द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट्स के लेखक कौन है? तो आपके सामने जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि भावना सिंह, अजीत नवराज हंस, इवान सिंह लाथुर और विधि अत्री। यानी कि इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो एक ऑप्शन होगा ही। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको देखा जाए कि स्टेट पीसीएस यानी कि बिहार पीसीएस हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, यानी कि वनडे एग्जाम में देखा जाए तो हमको कहीं ना कहीं जो है कि बुक से एक ना एक क्वेश्चन हमको मिल जाता है कि इस किताब का लेखक कौन है, हमसे पूछ ही लेता है। तो हम लोग एक नज़र उसको भी देख कर जाएंगे। जैसे कि हम आपको बता दें कि अर्थशास्त्र से आपसे पूछ दे कि बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक है राज तरंगनी जो है, राज तरंगिणी जो है, राज तरंगिणी के लेखक आपसे पूछ दे। साथ ही आपसे पूछ दे कि मधुशाला के लेखक कौन है। मधुशाला के लेखक, मधुशाला के आपसे लेखक पूछ दे कि बताइए भाई मधुशाला के लेखक कौन है। तो मधुशाला के लेखक जो है हरिवंश हरिवंश राय बच्चन जो है, इनका मधुशाला के लेखक है। ठीक है। और वहीं आप अर्थशास्त्र के पूछे तो कौन है भाई? तो चाणक्य। ठीक है। अब राज तरंगिणी के पूछ दे आपसे तो इनका हो जाएगा कलहण। ठीक है। राज तरंगिणी के आपसे पूछ दे तो इसका हो जाएगा कलहण। अब आपसे पूछे गोदान का लेखक कौन है? गोदान, गबन, गोदान, गबन। इसके आपसे लेखक अगर जो आपसे पूछ देता कि गोदान और गबन के लेखक कौन थे, मुंशी, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो यानी कि हम हमारे एग्जाम में देखा जाता है इसे पुस्तक से भी आपसे पूछ देता है। और कर्म भूमि इन्हीं का है। क्या भाई? मुंशी प्रेमचंद्र का एक पुस्तक जो है कर्म भूमि, कर्म भूमि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग पुस्तक से भी देखेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा जिसका हम बताएं मधुशाला अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, गोदान के लेखक कौन है और गबन के लेखक कौन है और कर्म भूमि के लेखक कौन है। तो आपके सामने रहा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगर जो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि बिटकॉइन में ना मेडिकल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका 2025 का आयोजित कहाँ गया किया गया है। अब ये जो है बिटकॉइन जो है इसका सम्मेलन हर साल होता है। ठीक है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी का आप नाम सुनेंगे, उसी क्रिप्टो करेंसी में से यह एक मुद्रा जो है जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा है। इसको ऑनलाइन ही हम लेन देन कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और ये आप अगर जो आप चाहिए कि बिटकॉइन को हम खट खटाखट एटीएम जैसे पैसा निकाल के अपने पॉकेट में रख ले, तो बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल से ये बात याद रखिएगा, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो बिटकॉइन जो है ऑनलाइन ही ट्रांसफर होता है। क्या बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में ये क्रिप्टो करेंसी जब आया था तो इसका मूल्य देखा गया कि 10 रुपया था, लेकिन अब आज देखा जाए इस क्रिप्टो करेंसी के मूल्य जो हो गया सोने के भाव के जैसे हो गया, ये लाख पार हो चुका होगा है। ठीक है। तो क्या भारत क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है? क्या भारत अभी तक इसको देखा जाए तो आरबीआई के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध अभी लगाया गया है कि भारत में अभी आधिकारिक तौर से क्रिप्टो करेंसी लागू नहीं है। ठीक है। साथ ही देखा जाए कि इसका आविष्कारक कौन है। तो यानी कि बिटकॉइन के आविष्कारक अगर जो हम बात करें बिटकॉइन की, तो सातोशी सातोशी नाका, याद रखिएगा, सातोशी सातोशी नाका मोटा। सातोशी नाकामोटा जो है इसके आविष्कार कब करते हैं? तो 2008 में। सातोशी नाका जो है इनका आविष्कार कब होता है भाई? 2008 में। अभी तक ले ये मालूम नहीं हुआ है कि ये मतलब सातोशी नाकामोटा जो है ये लड़का है, ये मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, अभी तक ले किसी को मालूम नहीं है। ठीक है। और ये कहाँ के हैं भाई? तो जापान के। ठीक है। जापान के हैं, जापान के हैं।
अब ये जो है आविष्कार तो कर दिए भाई, बिटकॉइन, बिटकॉइन का आविष्कार हो गया, जापान में हुआ, और सातोशी नाकामोटा। अब आपसे कहीं क्वेश्चन ही पूछ दे कि बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या मुंह ताकिएगा? आप सिंपल से याद रखिए कि एक सातोशी नाम की एक लड़की है, सातोशी नाम की एक लड़की, उसका नाक क्या है, मोटा है, उसका नकवा क्या है जी, उसका मोटा है। तो सातोशी नाम की एक लड़की, उसका नाक जो है मोटा है, ठीक है, तो हमको याद हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर क्या बैंक जो होता है, क्या बैंक को इस पर नियंत्रण रहता है? तो बैंक भाई साहब इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं आता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, किसी को मालूम भी नहीं चल पाता है। ठीक है, इस पर कोई मालिक नहीं है, बैंक इस पर नियंत्रण नहीं करता। जैसे कि हम लोग का मुद्रा है, आरबीआई क्या करता है, उस पर नियंत्रण रखता है, लेकिन बैंक इस पर नहीं नियंत्रण रखता है। इसी तरह देखा जाए कि फेसबुक का जो है, फेसबुक का भी अपना एक करेंसी है। ठीक है, फेसबुक का भी एक डिजिटल करेंसी है, उसका नाम है लिब्रा। क्या नाम है? लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा जो है ये किसका है भाई? तो फेसबुक का है। लिब्रा जो है किसका है भाई? फेसबुक का है। तो लेकिन ये उतना प्रसिद्ध नहीं है जैसे बिटकॉइन जैसे प्रसिद्ध है, लेकिन लिब्रा, लिब्रा उतना प्रसिद्ध नहीं है। ये फेसबुक का है लिब्रा, ये याद रखिएगा। क्या बिटकॉइन को आधिकारिक तौर पर कौन सा देश अपनाया? तो अल सल्वाडोर। ठीक है, अल अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर जो देश है, ये आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन को अपना लिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि आधिकारिक तौर पर सबसे पहला कौन सा देश है जो बिटकॉइन को अपना है, तो अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को पहला देश है जो अपना लिया है। ठीक है, कब अपनाया भाई? तो अल सल्वाडोर जो है 2021 में अपना लिया है। ठीक, तो यह हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एशिया का पहला संरक्षित पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए किस भारतीय राज्य के चराई चुंग महोत्सव 2025 को मेजबानी करेगा? भाई भाई साहब, ये चराई चुंग महोत्सव जो है, चराई चुंग महोत्सव, चराई चुंग महोत्सव जो है ये पक्षियों के संरक्षण के लिए बात कहा गया, और ये असम सरकार के द्वारा ये महोत्सव को चलाया गया है। असम सरकार जो है, माजुली, माजुली एक जगह है, कौन सा जगह है भैया? तो माजुली, माजुली जगह है, यहीं पर यह महोत्सव मनाया गया। और पक्षियों के संरक्षण, यानी कि वहाँ के संस्कृति, वहाँ की विरासत, वहाँ के पक्षियों के संरक्षण के लिए एक ये जागरूक देखा जाए महोत्सव मनाया जाता है। हर साल ये महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पुनर्जीवन के लिए, यानी कि क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि एशिया का पहला संरक्षित पक्षी अभयारण्य जो है पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि ये पहले से ही है। एक जो थे चराई देव, यानी कि अहो, ठीक है, एक अहोर, माजुली जो था, एक आहो, एक आहो राजवंश थे। ठीक है, एक आहो राजवंशी थे, राजवंश, एक अहो राजवंश थे, उनकी राजधानी जो थी माजुली थी। ठीक है, और वहां के जो शासक थे चराई देव, उनके शासक जो थे चराई देव। तो वहां पर ये 1633 ईस्वी में ही इस अभयारण्य को वो नींव रख दिए थे। 1633 में ही इस अभयारण्य का नींव रख दिए थे, यानी कि 1633 से। तो यानी कि वहाँ के विरासत, यानी कि विरासत और संस्कृति और पक्षियों के संरक्षण के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। 1637 में चराई ऐतिहासिक अभयारण्य, ये इसकी स्थापना कर दिया गया। अहम युग पक्षी अभयारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। अहम राजवंशी है, ये भी हम आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, उसके बाद चराई देव यहाँ के शासक थे। ठीक है, देखिएगा क्या असम राज्य में और इसके अलावा कोई और नृत्य प्रसिद्ध? देखिए, बिहू के आप नाम सुने होंगे कि बिहू, आपसे बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि बिहू नृत्य कहाँ मनाया जाता है, कि असम में ही मनाया जाता है। एक और है आपका सतरिया, सतरिया, सतरिया महोत्सव जो है ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो सतरिया महोत्सव भी जो है ये असम में ही मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा असम के जब हम लोग बात, काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम आप सुने होंगे। काजीरंगा जो है, सतरिया तो हो गया, बिहू हो गया, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपको असम में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी के पास में। क्या काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, क्या यूनेस्को धरोहर में शामिल है क्या? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को धरोहर में 1985 में इसको शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में इसको शामिल किया गया था। मूंगा सिल्क के नाम सुने हैं? मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क जो है,
मूंगा सिल्क जो है यहीं पर असम में ही पाया जाता है। चाय की खेती भी देखा जाए तो असम में ही सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि हम असम से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन था हम लोग कलेक्ट किया। आगे आइएगा, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि एशिया का संरक्षित, ये तो अभयारण्य पुनर्जीवित करना है, पुनर्जीवित तो हो ही गया। आगे बढ़े, किस राष्ट्रीय उद्यान का छठा एडिएशन विषुवत वन जीव अभयारण्य भाग के तहत गिद्ध पुनर्परिचय के लिए चुना गया। आपको मालूम होगा कि भारत में गिद्धों की संख्या दिन पर दिन घटती गई है, अब विलुप्त के कगार पर ही कुछ ही ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पर ये गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है, ठीक है। लेकिन हमारे बिहार में भी देखा जाए, हम बचपन में देखते थे गिद्ध एक ऐसा चीज है कि वातावरण को और संक्रमण यानी कि बीमारियों से हम लोगों को बचाता है। गाय भैंस वगैरह मर जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, ले जाकर उसको नहर या कहीं जंगल झाड़ में फेंक देते थे। और गिद्ध जो होते थे वो सुबह में देखा जाता था कि वो अपना भोजन, माने उनका पहला भोजन वही होता था, यानी कि मांस ही खाते थे वो लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वातावरण के लिए और संक्रमण बीमारी जो होती है उन लोगों से बचने के लिए गिद्ध के बहुत ही लाभदायक होते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है इनकी जनसंख्या घटती गई, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या घटती गई है। सरकार इस पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही कि इसको संरक्षण किया जाए, इसको देख रेख किया जाए। तो वही हमारा यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने एडिशन विष्णुपत वन जीव विभाग के तहत गिद्ध पुनः परिचय के लिए किया है। तो आपके पास जो है देखिएगा, काजीरंगा एमपी एक अभयारण्य है, काजीरंगा एमपी, इसी में किया गया। तो ये जो है असम में ही पड़ता है। कहाँ पर भाई, तो असम में ही पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो असम में ही पड़ता है। दूसरा बात है कि क्या गिद्धों की संख्या, सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या किस राज्य में पाया जाता है। तो देखा जाए तो असम में तो है ही है, साथ ही आपको मिलेगा, आपको कहाँ, अथी मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। कहाँ पर पाई गए, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 12,800 कितना, 12,981। मध्य प्रदेश में, एमपी में गिद्धों की संख्या जो है 12,981 पाया गया है। गिद्ध संरक्षण केंद्र के तहत इसको सुरक्षित बचा के रखा गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस आपसे पूछ दे कि कब मनाया जाता है, तो 6 सितंबर को। गिद्ध दिवस आपसे पूछ दे कि कब मनाया जाता है भाई, गिद्ध दिवस तो कब मनाया जाता है, तो 6 सितंबर को। 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाया जाता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। उसकी संख्या कितना है, तो 12,981, ठीक है। अब देखिए गिद्ध मरने का मुख्य कारण क्या है, तो एक डाइक्लोफेनाइक, ठीक है, एक दवा है, एक दवा है डाइक्लोफेनाक, ठीक है। ये डाइक्लोफेनाक जो दवा है, ये जो है मवेशियों में पाया जाता था, यानी कि मवेशियों को लोग जो होता है सुई वगैरह देते थे, तो इसमें ये दवा पाया जाता था। और यही जब गाय भैंस वगैरह मर जाती थी, मरने के बाद क्या होता था कि उसको फेंक दिया जाता था। गिद्ध इसी को क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते थे लोग, और वो क्या मर जाते थे। तो इसमें क्या पाया जाता था इस दवा में, तो सोडियम पाया जाता था, सोडियम पाया जाता था। और ये गिद्धों के लिए कि जहरीला साबित होता है, यानी कि जहर साबित होता है, जिसके चलते गिद्धों की संख्या भारत में धीरे धीरे कम होते चली गई है। और वही मध्य प्रदेश, असम राज्य ऐसे जो है जो बचा के अभी रखे हुए, सरकार इस पर ध्यान दी। एक जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र अभी हाल ही में खुला हुआ है, हाल ही में नहीं 2-4 साल हो गया, गिद्ध प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण या प्रजनन केंद्र एवं प्रजनन केंद्र, केंद्र कहाँ पे खुला है, तो पिजौर एक जगह है, याद रखिएगा, पिजौर कहाँ पर पड़ता है भाई, तो ये गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी। तो यहाँ पर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है खोला गया है, ये भी हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 4 नंबर तो क्वेश्चन हो गया हमारा।
पांचवा नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकारी दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है और किस अन्य वैश्विक दिवस के साथ मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, तो विश्व पर्यावरण दिवस के साथ मनाया जा रहा है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मानव अधिकार दिवस के साथ मनाया जा रहा है, उसके बाद कहा जाए विश्व वन जीव दिवस के साथ या विश्व पशु दिवस के साथ। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में हमको देखना है। तो याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा मानव अधिकार दिवस। भाई साहब, ये मानव अधिकार ही दिवस क्यों चुना गया था? जैसे कि आपको मालूम होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार दिवस घोषणा किया गया था। कहा गया था कि जब एक मनुष्य के साथ उसके हर परिस्थितियों में खड़ा रहते हैं, उसके प्रेम भाव प्यार मोहब्बत सब कुछ करते हैं, उसके हर आवश्यकताओं का पूरा करते हैं, तो हमारे देश में जो पशु पक्षी जो है उनके भी तो सुरक्षा चाहिए, उनको भी तो प्यार करने वाला चाहिए, उनको भी तो देख रेख करना चाहिए। यानी कि दिन पर दिन देखा जाए तो पशुओं में कमी आ जा रही है। लोग क्या करते हैं, 2 पैसे के लालच के चलते उसको बेच भी दे रहे हैं, काट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। आवारा पशु देखिएगा, रोड पर घूमते फिर रहे, उसके लोग लाठी से डंडे से मारते हैं, समय से उसको खाना भोजन वगैरह नहीं मिलता है, चारा वगैरह नहीं मिलता है, जिसके चलते क्या है, पशु जो है दिन पर दिन मरते जा रहे हैं। रोड के साइड में देखिए, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई भोजन बेगर मर गया। तो ये कहा गया कि इसको जोड़ दिया गया, कहा गया कि 10 दिसंबर जो यानी कि मानव अधिकार दिवस जो होता है उसी के साथ इसको जोड़ दिया गया। यानी तो हमसे ये क्वेश्चन मिला के भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस जो किसके साथ जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा मानव अधिकार दिवस के साथ जोड़ दिया गया। अब बात होती है कि मानव अधिकार दिवस जो है वो कब शुरू किया गया था। ठीक है भाई, तो मानव अधिकार दिवस जो है वो 1948 में शुरू होता है, यानी कि 10 दिसंबर 1948 में इसकी शुरुआत होती है। और साथ ही अगर जब हम बात करें कि पशु दिवस जो है 1998 में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकारी दिवस ये 1998 में ही शुरू हो जाता है। कब होता है भाई, तो 1998 में ही शुरू कर दिया जाता है। तो 2 चीजें आप जान गए। ठीक है, अगला इसी में जो है ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक पर्यावरण दिवस दिया है। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, इसमें एक और ऑप्शन में हमको दिया है विश्व वन जीव दिवस जो है, विश्व वन जीव दिवस ये जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आपसे अगर जो पशु दिवस पूछ दे तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब भाई, तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, हम चारों के बारे में आपको हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AI 2031 एक्सीलरेटिंग एंटीजेनेंट फ्यूचर विषय के साथ ग्लोबल AI शो 2025 को कहां पर आयोजित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके ये सामने रहा, तो कह रहा है कि अबू धाबी में, दुबई में, रियाद में या दोहा में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और हम लोगों से ये पूछ भी रहा है कि बताइए कहां पर किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अबू धाबी। क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा अबू धाबी हो जाएगा। अबू धाबी। AI के आने से क्या क्या फायदा है, देखिए AI से आने से अगर जो देखा जाए एक क्रांति के रूप में ये AI काम कर रहा है। जैसे कि मेरा ही फोटो देखिएगा, यहाँ पर मेरा दोस्त कोई फोटो हमारा खींच दे और खींच के अभी थोड़े देर में देखिएगा अनुष्का शर्मा के साथ हमको डांस कराने लगेगा, आलिया भट्ट के साथ डांस कराने लगेगा। तो AI बहुत खतरनाक है। AI से देखा जाए रोबोट भी चलाया जा रहा है। ठीक है, रोबोट के भी चलाया जा रहा है। AI अब बड़े बड़े मशीन कल कारखाने पर AI से ही काम करने की बात की जाती है। कंप्यूटर वगैरह जो है वो AI से ही चलाने की बात किया जा रहा है। तो ये AI की हमारी बैठक कहाँ पर होती है, अबू धाबी में होती है। ठीक है, अब दुबई जैसे दिया है, दुबई की बात, दुबई की आपसे मुद्रा पूछ दे तो क्या हो जाता है, दरहम हो जाता है। दुबई की मुद्रा क्या हो जाती है, दरहम हो जाता है। ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यानी कि इस सऊदी अरब से पूछे तो रियाल हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, रियाल हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। चलिएगा, ये हम लोग देख लिए। छठा 7वां नंबर क्वेश्चन है, वाई कर कि वाई वृद्ध समाजवादी नेता और श्रम अधिकारी कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा अवध जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन दिया है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा मेरा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये बाबा अवध जो थे, ये जो है आदिवासियों के लिए, मैंने उनकी स्थिति के लिए उन्हें लड़ाई किया था। और दलित वगैरह के लिए ये लड़ाई सरकार से लड़ते आ रहे थे, उनके हक और हिस्से के लिए लड़ाई करते आए। और ये 95 वर्ष के पुणे के रहने वाले थे। 95 वर्ष में इनकी निधन हो जाती है। कहाँ का भाई, तो ये 95 साल में इनकी निधन हो जाती है। तो दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए ये शुरू से लड़ते आए और एक सामाजिक नेता थे, समाजवादी नेता थे, जिनका निधन जो है 95 वर्ष की उम्र में हो जाता है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के थे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन करके जल जीवन मिशन के तहत वो कौन सा डिजिटल पहल प्रणाली जल योजना के लिए एकीकृत पहचान बनाने और वास्तविक समय में निगरानी का प्रबंध सक्षम करने के लिए शुरू किया। ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन नंबर देखा जाए ए स्वच्छ भारत डैशबोर्ड, सुजलम भारत ऐप, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना और एक वे मैप इंडिया। ये 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हमारा होगा ही। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सुजलम भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सुजलम। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हर घर में एक स्वच्छ जल जाए, सुजलम भारत हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि हर घर में एक स्वच्छ जल जाए। और इसमें कहा गया है कि प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी जो है प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। और इस पानी माने सही क्षेत्र में जा रहा है कि नहीं, सही पानी जा रहा है कि नहीं, सही समय पर जा रहा है कि नहीं, इस ऐप के माध्यम से निगरानी किया जाएगा। साथ ही जो है गांव में भी इस ऐप का उपयोग किया जाएगा। जल जीवन हरियाली, अब देखिए जल जीवन हरियाली जो है इस मिशन की शुरुआत कब होती है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2019 को शुरू होती है। ठीक है, याद न रखना है हम लोगों को, कैसे कभी डेट के साथ ही पूछ देता है कि जल जीवन मिशन हरियाली की शुरुआत कब हुआ था। तो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। तो इसका मेन मोटो है सुजलम भारत ऐप जो है कि जल को गांव में कैसे पहुंचाया जाए और वो सही पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके बारे में ये एक डाटा रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और हर गांव को एक आईडी दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए हम लोग अभी कहाँ करोल बाग की बात करें, करोल बाग के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर हर एक आईडी मिल जाएगी। मान के चलिएगा शेख हसीना जुल्फो नाम से एक क्या होगा कि एक आईडी मिल गया। अब उस आईडी को जब भी खोला जाएगा तो देखा जाएगा कि इस क्षेत्र में कम से कम 50 घर है और इस 50 घरों में स्वच्छ पानी जा रहा है कि नहीं रहा है, समय से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके देख रेख कौन कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ जो है मतलब उस आईडी के माध्यम से और इस ऐप के माध्यम से बैठे बैठे सरकार देखती रहेगी। सरकार के ये भी कहना है कि जो हम योजनाएं लाए हैं क्या उस योजनाओं को सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में जानकारी के लिए सुजलम भारत ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये सुजलम भारत ऐप जो है किस किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो एक भास्कराचार्य राष्ट्रीय, याद रखिएगा, एक मिनट, एक जो है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष राष्ट्रीय अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग राष्ट्रीय अनुप्रयोग अंतरिक्ष भू संरक्षण भू सूचना, भू सूचना, थोड़ा सा लंबा नाम है, भू सूचना। ठीक है, भू सूचना विज्ञान। ठीक है, भू सूचना विज्ञान, इसके द्वारा ये जो है ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यानी कि हम भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये किसके लॉन्च किया गया, और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा।
ठीक है। जल शक्ति मंत्री अभी कौन है? सी आर पाटिल। आपसे पूछेगा जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? जल शक्ति मंत्री जो है कौन है? तो सी आर पाटिल केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, तो सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री है, जल शक्ति मंत्री है सी आर पाटिल। अब ये कब लॉन्च किया गया है? तो 10 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली अब स्टार्टिंग शुरू ही गए, कब हुआ? लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि इसका लक्ष्य जो है 2024 तक रखा गया था। कब रखा गया था? तो 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2024 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? तो 2028 तक इसको कर दिया गया। 2028 तक, यानी कि अभी देखा गया कि भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी जो है ये पानी जो है जल जीवन मिशन योजना जो नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते इसको फिर से बढ़ाकर 2024 से 2028 कर दिया गया है। तो ये भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, जल जीवन मिशन की लक्ष्य कब से कब तक बढ़ा दिया गया है? तो यानी 2024 से लेकर 2028 तक इसको क्या किया गया है? बढ़ा गया। अब बात होती है कि वित्तीय सहायता की बात करते हैं कि ये जो जल जीवन मिशन योजना है, तो सरकार क्या इस पर वित्तीय सहायता देती है? तो देखिएगा, वित्तीय सहायता में देखा जाए कि अगर जो हम देखा जाए पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र अगर जो रहेगा हमारा, पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, यानी कि 7 सिस्टर वाले क्षेत्र जो है, तो जैसे गुवाहाटी असम वगैरह जो हो गया, पहाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में देखा जाता है कि सरकार क्या करती है, अपने तरफ से जो वित्तीय सहायता करती है, तो उनका रेशियो जो होता है 90 और 10 का होता है। यानी कि 90 और 10, यानी कि 100 रुपया देगा केंद्र सरकार, तो 90 रुपया केंद्र सरकार के होगा और 10 रुपया जो होता है राज्य सरकार का होगा। यानी कि 90 हम देंगे, 10 रुपया आप दीजिएगा। ठीक है, तो 90 और 10 का अनुपात होता है। वहीं पर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में, क्या केंद्र शासित प्रदेश में भी यही अनुपात होता है? नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में केवल केंद्र सरकार का ही अनुपात होता है। 100% योगदान जो होती है केंद्र सरकार का ही होता है। बाद बाकी जो है अन्य राज्य की बात करेंगे, अन्य राज्य जो राज्य हैं उनका अनुपात क्या होता है? तो 50 यानी कि 50-50 का अनुपात होता है। तो हम लोगों से कभी पूछ ले कि जल जीवन मिशन योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अनुपात क्या होता है? तो 50-50 होता है। पूर्वोत्तर पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनुपात क्या होता है? तो 90 और 10 का अनुपात होता है। केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकार का कितना प्रतिशत होता है? यानी कि तो टोटल 100% इस योजना में होता है। अब जो है क्या जल जीवन मिशन योजना तो चल रही है 2019 से, तो क्या कोई राज्य जो है प्रथम स्थान हासिल किया है कि नहीं किया है? तो देखा जाए गोवा जो है, गोवा, उसके बाद देखा जाए तेलंगाना, तेलंगाना हो गया, गोवा हो गया, हरियाणा, ये जो है जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य जो है अच्छा किए, अपना प्रदर्शन भी क्या किए, बनाए रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कितने नंबर क्वेश्चन था? 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2025 में आंद्रेज बाबिस को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आंद्रेज बाबिज को किस देश के प्रधानमंत्री ने? पेट्र पावे, सॉरी, ये जो है इनकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य। यानी कहा हमारे पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आंद्रेज बाबिस को देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो चेक गणराज्य। ठीक है भाई, चेक गणराज्य जो है यहीं के इनको क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये है प्राग। ठीक है, प्राग जो है यहाँ के राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ के ये प्रधानमंत्री इनको नियुक्त कर दिया गया है। क्या यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? पेट्र पावेल। राष्ट्रपति अगर जो आपसे पूछ दे कि कौन है भाई, राष्ट्रपति जो है पेट्र पावेल यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, कौन है भाई? तो आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपति कौन है, तो पेट्र पावेल जो है यहाँ के
राष्ट्रपति है। इतना बात यहाँ है। और यहाँ का मुद्रा क्या है, चेक कोनेरू, चेक कोनेरू मुद्रा आपसे पूछ दे तो चेक केनेरू है, सॉरी कोनेरू, ठीक है, चेक कोनेरू। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब देखिएगा हम इसमें 10 नंबर क्वेश्चन की अगर जब बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, 10 नंबर क्वेश्चन करेगा, भारत का पहला एकेडमिया लिक्विड डीप डेक वेंचर कैपिटल्स फंड किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो हमारा आज का ये जो करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया, और इसमें टॉपिक ऑफ डे की बात करेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। चलिएगा, कह रहा है कि श्रम संहिता क्या है? जो केंद्र सरकार के द्वारा 4 प्रकार के जो अभी फिलहाल में लेबर कानून लाए गए थे, इससे पहले जो था 29 प्रकार के लेबर कानून था, जिसको वो समाप्त करके कितने बनाया भाई? तो उसको ये समाप्त करके 4 नए लेबर कानून बनाए थे। इसके पार्ट 1 में हम आपको कल बता दिए थे, ठीक है, इसके पार्ट 1 में हम कल बता दिए थे। तो देखिए कहते हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस अब पूरे देश में लागू होगा। देखिए एम्प्लॉय जो स्टेट इंश्योरेंस जो होता है ये क्या होता है? देखिए ये कह रहा है कि ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, ठीक है, और इसमें होता है कि कोई भी एक संस्था जो होती है वो प्राइवेट संस्था हो, जैसे कि होटल हो गया, मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उसके बाद देखा जाए एजुकेशन हब हो गया, इसमें अगर जे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति अगर जे कार्य कर रहे हैं तो इस संस्था को यह कर्तव्य बनता है कि उनको ईएसआई का लाभ दे, ठीक है, ईएसआई को वो लाभ दे, और इनकी सैलरी कम से कम होना चाहिए 18,000 से लेके 21,000 के बीच होना चाहिए। तो इसके ये क्या कर सकते हैं, लाभ को उठा सकते हैं, ठीक है। और इनके मेन उद्देश्य है कि इनके स्वास्थ्य और इनकी देखरेख और इनकी सुरक्षा के ध्यान भी इनको देना पड़ेगा। काम करते देखिए काम करते, अब इसमें देखा काम करते वक्त अगर जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको पेंशन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसमें ये बात को कहा गया है। साथ ही साथ मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराना है, उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उनके परिवार के सदस्य जो है उनको मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। और एक के जो है ईएसआई एक कार्ड बनता है, उस कार्ड बन जाने के बाद उसके परिवार किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकता है, और साथ ही वो जो सरकार उस कंपनी जो है उसकी भुगतान करेगी, ठीक है। तो इतना समझ गए आप। दूसरा कार्य कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जांच 2 वर्ष के होना चाहिए, यानी कि इनका कहना है कि ईपीएफ जांच में किसी भी प्रकार की अगर जो गड़बड़ी होती है तो 2 वर्ष या उससे संभवतः 1 वर्ष और ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ही क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको जांच आपको करा देना है, ठीक है। अब ये खास करके जो होता है ईपीएफ जो होता है ये किसको मिलता है? तो ये नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं इन्हीं को ये मिलता है, सुविधा जो मिलती है। इसमें देखा जाए सरकार कंपनी के द्वारा, जैसे कि मान के चलिए हमको जो होता है 5,000 रुपया महीने के सैलरी मिल रही है, तो उसका ये 12% क्या करता है कि अपने पास काट के रख लेता है, यानी कि 12 25 60 यानी 600 रुपया अपने पास रख लेगा, बाद बाकी जो है रुपए जो है आपको वो लौटा कर थमा देगा कि ले जाइए। और वो जो ईपीएफ के रूप में वो जमा रहेगा, और वो भविष्य एक संचित निधि है, याद रखिएगा, भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि है। और वो जब आप रिटायरमेंट के कगार पर जाइएगा, ठीक है, रिटायरमेंट के कगार पर जाइएगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन, अगर जो 20 से ज्यादा व्यक्ति अगर जो रहते हैं तो ये इसका सुविधा उठा सकते हैं, ईपीएफ जो है इसकी सुविधा उठा सकते हैं। अब जब आप रिटायरमेंट होते हैं उस वक्त ये आप पैसा उठा सकते हैं, और इस पर जब पैसा जब जमा होता है तो 8 से 9% तक ले क्या होता है कि ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज भी दिया जाता है। लेकिन आप किस कंडीशन में उठा सकते हैं? मान के चलिए कि कोई व्यक्ति 5 साल तक ले काम किया, काम करने के बाद कहा कि हम जा रहे हैं, अब हमारा पैसा दे दीजिए,
तो पैसा देने के बाद जो है जैसे मेडिकल सुविधा के लिए उठा सकता है, इमरजेंसी किसी भी प्रकार का है वो तो उठा सकता है, या एजुकेशन अपने बेटा बेटी को पढ़ाना हो तो उसके लिए इसमें से पैसा वो क्या कर सकता है, तो ईपी जो है ईपीएफ में से क्या उठा सकता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब रिटायरमेंट हो गए तब मिलेगा उस, लेकिन एक ही बार वो सब नहीं मिलता है, थोड़ा सा आप उठा लीजिएगा। यही जो होता है ना जो पेंशन का रूप में देता है, इसमें देखिएगा 3 माही परसेंटेज बढ़ता है, यानी कि जब पैसा आप जमा करेंगे तो हर 3 महीना पर चेंज होता है। जैसे 8 से 9% आपको इस पर ब्याज मिलेगा ईपीएफ पर। ठीक है, लेकिन ये 3 माह के बाद कभी बढ़ भी सकता है तो कभी घट भी सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं घाटा भी है और फायदा भी है। ठीक है, तो यही जब आप रिटायरमेंट होता है तो यही पेंशन के रूप में मिलता है। तो गांव देहात में जब देखिएगा जब पेंशन पर मिलता है तो मेहरारू दुगो जब लड़ाई उड़ाई करती है तो कहती है कि पेंशन के कमाई खाता रहूँ, तो यह पेंशन में भैया मिलेला तो मेहरारूआ सब उड़ेली सन। ठीक बा, चला, तो ये जो है हमारा हो गया इतना बात। और साथ ही देखा जाए इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा कि क्या इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगता है। और डेबिट लायबिलिटी है, ठीक है, ये एक डेबिट लायबिलिटी है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, और टैक्स इस पर नहीं लगता है। क्या अगर आप कभी किसी लोन अगर आप लिए रहते हैं, लोन लिए रहते हैं तो क्या बैंक वाला जो है आपके पीएफ के पैसा को उठा सकता है? नहीं, वो बैंक वाला जो है आपके पीएफ के पैसा को कभी भी नहीं उठा सकता है, एक डेबिट लायबिलिटी है, इसको वो कभी नहीं उठा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अगला जो है इसमें हमारा कह रहा है, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि स्वयं प्रभाव मामलों की अनुमति हो गया, घर से कार्यस्थल यात्रा के दौरान दुर्घटना के अब रोजगार संबंध, यानी कि हम आपको ये भी बता दिए कि घर से यात्रा के दौरान दुर्घटना जब होती है तो क्या करना है। देखिएगा ओएसएच कोड 2020 के मुख्य धाराएं क्या है, कर उच्च जोखिम वाले, यानी इनका कहना है कि उच्च जोखिम वाले, जैसे कि माइंस में आप कर रहे हैं, कोई विस्फोटक जगह पर काम कर रहे हैं, पहाड़ी एरिया में काम रहे हैं, भूस्खलन जहां पर हो रहा है वहां पर आप काम कर रहे हैं, तो ये पहले बात है कि ये जांच पड़ताल करेगा कि वो जगह पर जो बंदा ये काम करत हवे तो ई सुरक्षित बा कि नहीं है। ठीक बा, जांच पड़ताल करी तबे न भाई तारा काम पर दी, तो जांच पड़ताल करी कि भी सुरक्षित बा कि ना, फिर तारा स्वास्थ्य पर देखी, तारा सुरक्षा के ध्यान देखी, तारा वातावरण पर ध्यान देखी कि कहीं मान तनी काम करते में बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन हो गई, धस गई, मर गई वही में, तो फिर सबके देखी न भाई, तो इनके द्वारा यही कार्य किया जाता है। अब इस बात का अंतर्राज्य प्रवासी कर्मचारी के मान्यता चाहे वो सीधे, अब कह रहा कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मचारी जो है उनके लिए भी ये सुविधा है। आपको गीग वर्कर्स एक प्लेटफॉर्म के बारे में हम कल बताए थे। गीग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वैसा एक प्लेटफॉर्म होता है जैसे ठेकेदार के आप नाम सुने हैं जी। ठेकेदार जो होता है अपने अंडर में क्या करता है कि 50-60 आदमी को लेकर खटाता है, तो उनको भी कहा गया कि अब अगर जो खटा तो रहे लेकिन इसका जो है ना देख रेख सुरक्षा स्वास्थ्य सबको बारे में आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो गीग वर्कर्स प्लेटफॉर्म यही होते हैं। एक गीग वर्कर्स एक 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 प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी होते हैं, ये भी हम कल आपको बताए थे। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वैके वर्कर्स है, जैसे कि एजुकेशन, अब यूट्यूब चैनल जो है मान के चले हम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, ये भी एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। ठीक है, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, ओला है, उबर है, क्या है, ये भी एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। इसमें जो भी व्यक्ति कार्य करने वाले हैं तो ये 4 नया लेबर कानून के माध्यम से इसमें उन लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा गया है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे कि वार्षिक यात्रा भत्ता सामाजिक सुरक्षा, यानी कह रहे कि अगर जो कोई भी व्यक्ति जो है वार्षिक यात्रा कर रहा है तो उसकी सुरक्षा और जो है बोनस के बात की गई है। साथ ही कह रहा है कि यात्री काल में, अब कहने का मतलब है कि यात्री काल में महिलाएं जो कह रहा है कि एक सामान्य से, यानी कि महिला भी काम करना चाहती है, पुरुष भी काम करना चाहता है, तो पुरुष तो ऐसे रात को नाइट शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती है नहीं कर पाती है, तो अब इसमें लेबर कानून में लाया गया है कि अब महिलाएं भी जो नाइट शिफ्ट कर सकती है, लेकिन यह दायित्व बनता है उस कंपनी और कंपनी के मालिक को कि महिलाओं के सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, तब वो नाइट शिफ्ट की काम करेगी। तो जब ये नियम कानून लग गया है तो उनको करना ही है। साथ ही इसमें महिलाओं को 26 सप्ताह के लिए जब उनकी डिलीवरी होगा उस समय 26 सप्ताह के लिए छुट्टी और बोनस और पेमेंट की बात की गई है। मेडिकल सुविधा यानी कि 3500 मेडिकल बोनस मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा कि उपाय हो गया राष्ट्रीय कर्मचारी डेटाबेस असंगठित प्रवासी, कहने का मतलब जो है पहले जो होता है संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते थे उन पर विशेष करके ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो भी कर्मचारी होंगे उसके बारे में सोचा जाएगा, उनके कौशल के बारे में सोचा जाएगा, और उनके जैसे प्रवास करके आए, कभी प्रवासी करके आए तो क्या
आने के बाद उनको किसी प्रकार के रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सरकार का अब दायित्व बनेगी। कार्य समय जो है 8 घंटा से, कार्य समय जो है 8 घंटा से लेकर 48 घंटा तक ले सप्ताह में कर दिया गया कि कोई व्यक्ति जो है 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 48 घंटा अपना पूरा कर लेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति 8 घंटा से ज्यादा माने मान के चले 10 घंटा किया, 12 घंटा किया, यानी कि ओवर टाइम अगर जो कर रहा है तो कंपनी को डबल भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डबल भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिएगा संवैधानिक ढांचा जो है, ढांचा और श्रम कानून हमारे पास आ गया है। संवैधानिक ढांचा और श्रम कानून, संवैधानिक ढांचा और श्रम कानून संविधान की प्रस्तावना में नैतिक मार्गदर्शन है, जिसे न्याय, समानता और स्वतंत्र और गरिमा की बात कही गई है। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे संविधान के संविधान हमारा जो है संविधान के अनुसार कह रहा है कि जो भी हमारे कर्मचारी होंगे उनके साथ हम न्याय संगत और समान समानता लाएंगे और उनकी गरिमा, उनकी भावनाओं के साथ किसी भी प्रकार के कोई खेल नहीं करेगा। यानी कि हम सबको क्या करेंगे, एक सामान्य नजर से देखेंगे कंपनी में, वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भाग 3 में देखा गया कि 14 से लेकर 35 तक ले अनुच्छेद जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें शामिल होगा जो कर्मचारियों के हितों के लिए 14 से लेकर 35 तक ले जो भी हमारे अनुच्छेद है उस अनुच्छेद जो है ये कर्मचारियों के लिए। लेकिन 14 क्या है, समान समानता की बात कर रहा है, यानी कि सभी व्यक्ति को एक सामान्य नजर से देखा जाएगा, किसी को भेदभाव के नहीं देखा जाएगा। कहने का मतलब है आप जो है कानून के देवी को जानते हैं, जो उनके आंख पर क्या होता है, पट्टी लगा रहता है, उनके सामने कोई अमीर आए गरीब आए जो ऐसा भी आए मारेगी छपाक देख के बार खट जाएगा, यानी कि वो सामान्य नजर से देखेंगी। तो यही हमारे अनुच्छेद में 15 क्या कहता है भाई, जाति लिंग भेदभाव किसी भी प्रकार के नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये महिला है तो उसके साथ हम भेदभाव करेंगे, ये पुरुष है तो उनके साथ भेदभाव करेंगे, ये ट्रांसजेंडर है तो क्या उसके साथ हम भेदभाव करेंगे। तो अनुच्छेद हमारा ये 15 में कर, 16 में कह देता है। आइए थोड़ा सा देख ही लेते हैं हम लोग। 16 में जो लोक नियोजन कार्यक्रम है, यानी कि सरकारी नौकरी वगैरह जो होता है तो ये नहीं है कि हम जो आप ओबीसी के हैं तो हम आप ही को देंगे, आप जनरल कास्ट है तो आप ही के लिए ये सीट है, एसी है तो आप ही के लिए नहीं, सबको एक सामान्य नजर से उसमें देखा जाएगा, सबको उसमें फॉर्म भरने का अधिकार है। ठीक है, 17 जो है आप 17 जो छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अब छुआछूत जो होता है, यानी कि इसमें भी सरकार एक निर्धारित की गई है कि अब जैसे कि मान के चलिए कि किसी को बीमारी हो गया, अब मान के चलिए किसी को डायरिया हो गया तो डायरिया हो गया तो क्या नहीं छुएंगे, बुखार हो गया तो नहीं छुएंगे। मतलब सरकार का कहना है कि छुआछूत है, लेकिन कहने के मतलब है कि ऐसी बीमारी जिससे उसको स्पर्श करने से क्या होता है, वो बीमारी फैल जाएगी, तो उस वक्त आपको ये छूना नहीं है। अगर जो कोई भी व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है तो आर्टिकल 17 के तहत आप इसका विरोध कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई देखिए साहब हमारे साथ क्या कर रहा है, ये कि छुआछूत के भेदभाव लगा रहा है। ठीक है, तो 17 हो गया। 18 तो उपाधियों का समझ ही रहे हैं, आइए इसमें देखते हैं। अगला जो है भेदभाव हो गया नहीं से स्वतंत्रता, अनुच्छेद जो 1922 से लेकर सम्मिलित है। स्वतंत्र यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, चलने का भी अधिकार है, मार्केट जाने का अधिकार है, हड़ताल करने के भी अधिकार है। लेकिन इतना याद रखिएगा हथियार लेकर हड़ताल को वो मत करिए बबुआ, ना तो फंस जेब चल जेब तिहाड़ जेल में। ठीक बा, तो शांतिपूर्वक हड़ताल करने के भी अधिकार है, घूमने फिरने रोजगार व्यवसाय सब करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें कर शोषण के खिलाफ आप जो अनुच्छेद 23-24 जो देखते हैं वो शोषण के खिलाफ ही अधिकार से संबंधित है। यानी कि 23 में जो कह रहा है शोषण के खिलाफ, और 24 जो होता है कि छोटे बच्चे को कल कारखाने वगैरह में आपको काम वगैरह नहीं कराना है। ठीक है, तो ये हमारा 23 जो हो गया। कर हानिकारक बाल श्रम प्रतिबंध, ये देखिए ये अनुच्छेद 23 और 24 जो होता है ये आपको पूछता है एग्जाम में। जीवन व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, कह रहे हमको जीने के भी अधिकार, साहब हमको जीने का अधिकार नहीं है। हमको संविधान में, यानी कि हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी भी दी गई थी कि आप जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमारा 21 में जो है इस बात को होगा। अगर जो कोई आपको रोकेगा तो आप इसको सीधे जाइए ना जी सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक राहत जैसे जनहित याचिका के माध्यम से श्रम अधिकारों को लागू किया जैसा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, सेना कानून वगैरह जो आप इस अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक ले इस बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, बंधुआ मुक्ति की बात कह रहा है। कह रहा कि गरिमा जीवन के आधार पर श्रम अधिकार,
यानी कि बंधुआ मुक्ति जो 1984 ईस्वी में लाया गया था। एक घराना था, आपको यहाँ पर फरीदाबाद में एक घराना था, लोग जो थे उस घराने के लोग क्या करते थे कि लोग को मजदूरी कराते थे, लेकिन बंधुआ मजदूर, जैसे कि मान के चले कि हम किसी का कर्जा ले लिए, 10 गो रुपया किसी से कर्जा लिया, मेरे पास का है जी, मेरे पास नहीं है, तो नहीं है तो वो कहता है कि एगो सुनो हमारा कल आव, तो हमारा घरे जौन बा कुछ काम उम कर, खेती उती हमार कर तो तारा के हम तहार पैसा सधा देम। लेकिन वो क्या करता है कि हमको बांध लेता है, पैसा के मामले में रख लेता है, और वो जब पैसा जब तक हम सधाएंगे तब तक हमको छोड़ता नहीं। तो पहले के जमाने में देखा जाता है कि ऐसे लोगों को शोषित किया जाता था, ध्यान में रखिएगा ये भी। पीपुल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, अतिरिक्त श्रम, यानी कह रहा है कि इस एक्ट के तहत कहा गया कि अगर जो न्यूनतम भुगतान, एक भुगतान आपको तय करना पड़ेगा, एक वेतन तय करना पड़ेगा कि हम किसी भी व्यक्ति को 30,000 रुपया पेमेंट दे रहे हैं, अगर जो आप उससे आप कम दे रहे हैं तो उस एक्ट के तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। नीरज चौधरी 1984, बंधुआ श्रमिक पुनर्वास संबंधी सुरक्षा जो है इससे संबंधित है। तो ये जो है हमारा कुछ याद रखिएगा आप, जो है ये हम नीरज चौधरी जो आपसे पूछ दे बंधुआ कब आया था, तो 1984 में हुआ था। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स कब आया था, तो 1983 में आया था। बाद बाकी जो है आप जान ही रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग भारत के मिट्टी के प्रकार में। हमारा जो है अगला टॉपिक जो है भारत के मिट्टी के प्रकार। हम कल पार्ट 1 के बारे में बता दिए थे, जिसमें हडसन के खाने के बारे में हम लोग बात किए थे। यहाँ पर दे रहा है कि भारत के मिट्टी के प्रकार के बात कर रहा है। विश्व मृदा दिवस 2025, इनका का नाम है कि विश्व मृदा दिवस 2025 मृदा स्वस्थ शहर विषय के सतत विकास में कह रहा है कि अगर जो सिंपल से सोचिए ना कि मिट्टी है तो पृथ्वी पर जीवन का आधार है कि नहीं है? मिट्टी है तो हम स्वस्थ, अगर मिट्टी मृदा स्वस्थ है तो सही फसल होगी, सही उपज होगी, और उसे वातावरण के लिए भी लाभदायक है। पेड़ पौधे जो होंगे अच्छे होंगे, उससे हम लोगों को क्या मिलेगी भाई? ऑक्सीजन मिलेगी। तो मिट्टी अगर जो हमारा सही है तो भोजन, पानी, स्वास्थ्य, पेड़ पौधे क्या होगा? तो यही जो है 2025 का लक्ष्य रखा गया था, और ये सतत विकास जो है लगातार इसमें बढ़ोतरी होगा। अफवाह मृदा, कह रहा कि अफवाह मृदा, ये जो अफवाह मृदा जो होता है इसको उड़ती हुई मृदा भी कहा जाता है। अफवाह मृदा जो होती है, कर इंडो ग्रीक ब्रह्मपुत्र नदियों के तटीय क्षेत्र में रेतीले जो है, ये रेतीले से बने होते हैं। लगभग ये भारत के रेतीले जो होते, इसमें लगभग जो देखा जाता है कि 46% जो है, लगभग 46% क्षेत्रों पर ये फैली हुई है रेतीली मिट्टी जो है, जिसमें बालू की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और फसल भी सबसे ज्यादा होता है रेतीले में देखा जाए तो। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें की बात करेंगे। इस मिट्टी में जो है, इस मिट्टी में जो है पानी की जो क्षमता जो होती है, रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, इतना याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 46% क्षेत्र पर, कितना भाई? 46% क्षेत्र पर भारत में फैली हुई है, लेकिन 40% ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या है और कृषि योग्य भूमि बनाई गई है। ठीक है, जनसंख्या और उपज भूमि है। मृदा क्षेत्र के अनुसार द्रव, रेतीली द्रव भूमि क्या होती है? वो भूमि जो होती है जिसमें किसी भी प्रकार की पानी की रुकावट जो रुक नहीं पा सकती। दलदली क्षेत्र आप जानते हैं ना जी, दलदल, तो दलदली क्षेत्र जो होता है वही होती है। ठीक है। और रेतीली मिट्टी युक्त द्रव जो है, ये रेतीली मिट्टी जो बालू जलोढ़ मिट्टी जो है, इसमें पानी की रुकावट नहीं होती है। इसमें पानी क्या होता है कि बाहर के तरफ निकल जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि रासायनिक दृष्टिकोण से इसमें पोटास, इसमें रासायनिक दृष्टिकोण से देखा गया पोटास, फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी कि जिसमें पानी की रुकावट नहीं उसमें नाइट्रोजन की तो कमी आ ही जाएगी। तो इसमें पोटास, फास्फेट, लेकिन नाइट्रोजन, पोटास फास्फेट तो रहेगा भाई साहब, याद रखिएगा, पोटास और फास्फेट रहेगा, लेकिन इसमें कमी किसकी होगी? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है इस क्षेत्र में, देखिएगा कंकड़, मोटा मोटा दाना पाया जाता है, कंकड़ टाइप से पाए जाने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद इसे कह रहे कि बाढ़ मैदान में लगातार पुनः प्रवर्तित के कारण धान गेहूं, कर बाढ़ वाला क्षेत्र जानते हैं, जब भी देखिएगा कहीं पे बाढ़ हो रहा आता है, जैसा अभी नहीं देखेंगे, अभी देखिए पंजाब और हरियाणा, पंजाब में जो बाढ़ आया था
अब बाढ़ आने के बाद वहां पर आप खेती देखिए, खेती जब होगा ना भाई साहब लगातार मतलब इतना माने फसल जो होगा ना गदगदा आ जाएगा, मन जीव गदगद आ जाएगा, फसल जो हो जाएगा। क्योंकि नदियां जो होती है हमेशा अपने साथ जो होता है मालवा और गाद लेकर आती है, और वो जिस खेत में जाता है, खेत में जाता है तो वो खाद के रूप में काम करता है। अब जैसे कि देखिए पेड़ पौधा, जैसे कि जैसे बाढ़ आया तो कहीं से वृक्ष टूट के आ गया, गाय भैंस मवेशी उनकी हड्डी वगैरह ये सब क्या होता है अवसाद जो होती है वो गल जाता है, गलने के बाद क्या होता है वो खाद के रूप ले लेता है। जब वही खाद के रूप ले लेता है तो जब बारिश के पानी या बाढ़ के पानी आती है तो जिस खेत में जाता है और वो पानी जहाँ जाकर रुक गया, रुकने के बाद वहां पर कोई भी फसल अगर जब आप डालते हैं, डालने के बाद वो देखिएगा फसल जो है एकदम लहरिया नियर हो जाता है जी, एकदम। तब मोच पताव देते हैं किसान भाई और कहते हैं कि हमार खेत में जो है 2 क्विंटल एक एक कट्ठा में 2 क्विंटल गेहूं भइल बावे। ठीक बा, तो केकर कमाल ह, तो कमाल ह केकर भाई, तो नदी जो है अपने साथ गाद और अवसाद लेकर आई है, वही कमाल है। कहते बिना हम खादे के मार देले बनी हमार 2 क्विंटल आ गल बा, एकदम गदगद बा, भगवान करस के ऐसे ही गदगदाइल रहस। ठीक बा, आगे देखिए इसमें जो है धान भी होता है, गेहूं भी होता है, गन्ना और कपास और सब्जियां जो होती है इस मिट्टी पर एकदम जो है भाई गदगदा जाती है। बस इतना याद रखिएगा। कह रहे कि भाबर और तराई मृदा, कह रहे कि भाबर और तराई मृदा क्या होता है, आप हिमालय नदी देखे हैं ना जी, देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको। मान के चलिए ये क्या है, हिमालय है, हिमालय से क्या है भाई पानियां गिर रही है, हिमालय से जब पानियां गिर रही है, पानियां गिरने के बाद देखिए कि यहाँ पर छोटा 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 क्या करवाएगा, आपको कण पाया जाएगा। जब ये छोटा छोटा जो है यहाँ पर कण, पत्थर के छोटा छोटा जो कण पाए जा रहे हैं, यही तो भाबर क्षेत्र है, यही भाबर क्षेत्र है। लेकिन यहाँ जो नदिया के जो पनियां आती है, अब आने के बाद एकदम टसम टस होता है कि हम जाई तो जाई कहाँ से, यानी कि जाई तो कहाँ कहाँ से जाई, राजा जी से इसको मिलना है, राजा जी से जब इसको मिलना है, एक लड़का जो है उसको मिलना है, और मिलने कहाँ जाना है भाई, एकदम खुल माने एकदम जगह जो है साफ सुथरा जगह हो, जहाँ पानी वाला जगह हो, वहां पर इनको कह रहा है कि हम समुद्र के किनारे मिलेंगे। तो यहां से जो पानी है वो क्या होता है, छोटे छोटे पत्थरों से नीचे दबते हुए लुका के छुपा के मिलने जा रही है। ठीक है, तो छुपा के जब जा रहे तो ये पानी जब यहां से बाहर जब निकलेगा, वही हमारा क्षेत्र क्या हो जाता है, रेतीली हो जाता है, तराई वाला क्षेत्र हो जाता है। वही हमारा क्षेत्र क्या होता है कि तराई वाला क्षेत्र हो जाता है। तो इस तराई वाला क्षेत्र में भी देखिएगा कि फसल बढ़िया होता है। पहाड़ी वाला क्षेत्र में देखिए, जो पहाड़ के नीचे जो खेती वगैरह जो होता है वहां पर भी देखिएगा फसल बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ से भी गाद और अवसाद को लेकर नदियां क्या कर रही है, नीचे आ रही है और तराई वाले क्षेत्रों में जाकर फैल जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जिस मिट्टी पर वो पड़ेगा, पड़ने के बाद क्या होता है वो खाद का ही ना काम करेगा जी हो। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो भाबर आप समझ गए हैं जी, तराई भी समझ गए, तराई चार यानी कि दलदली वाली क्षेत्र, तराई के भी बात समझा ही दिए थे आपको। तराई वाला जो जो यानी कि भाबर क्षेत्र से जो पानी आता है वो तराई वाले जमीन पर जब सतह पर आता है तो वो पानी जो ठहर जाता है तो वो खाद के काम करता है, और उस क्षेत्र में धान गेहूं गन्ना जूट जो है उपयुक्त जैव विविधता यानी कि पेड़ पौधा भी यहाँ पर एकदम गदगदा के उगता है। ठीक है, देखिए भांगर और खादर, भाबर तो आप जान गए, भांगर और खादर के बारे में। ये जो है एक पुरानी भांगर जो होता है, भांगर जो होता है ये एक पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये जलोढ़ मिट्टी जो है जैसे कि अवसादों के द्वारा जो मिट्टी लाने के बाद क्या होती है वो जम जाती है, यानी कि एक टीला का निर्माण कर लेती है। और जब टीला का जब निर्माण कर लेती है तो किसी भी प्रकार के इसमें पानी वानी बाढ़ ओढ़ का पानी नहीं आता है। बाढ़ ओढ़ के जब पानी नहीं आता है तो ये क्या होता है भाई, ये एक भांगर मिट्टी हो जाती है, और यहाँ पर उपज क्या होता है, कमी हो जाती है। ठीक है, ये सनम बेवफा है, याद रखिएगा, इसको हम सीधे सनम बेवफा है, इसको किसी ने तलाक दे दिया है, तलाक दे देने के बाद अब इसको कोई पूछत ओछत नहीं है कि आईबा कि ना आईबा। ठीक बा, तो वही है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई फसल वगैरह नहीं होता भांगर वाले क्षेत्र पर। खादर वाला क्षेत्र जानते हैं कौन से भाई, ये बहुत एक जलोढ़ मिट्टी है, उपयुक्त नवीन जलोढ़ मिट्टी है खादर वाला क्षेत्र जो है। यहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ का जो पानी होता है डायरेक्ट पहुंच जाता है सभी खेतों वोतों में, जब डायरेक्ट पहुंच जाता है तो अपने साथ क्या गाद और मालवा लेकर आएगा भाई, आएगा ही। आने के बाद खाद और जितने में वो लेकर आए किसी भी खेत में जब पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होगा, फसल वसल लगाइएगा धाए धाए उगेगा जी। ठीक है, खादर। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ गए, नदियों के द्वारा बाढ़ के द्वारा लाया जाता है। हर वर्ष उर्वरकता संचित फसल, तो हम लोग जान गए। काली मिट्टी मृदा जो होती है, काली मृदा की बात करें, इस मृदा में देखा जाता है दक्कन के अलावा पठारों में पाया जाता है, दक्कन दक्कन के अलावा
वैश्विक पठार में पाया जाता है और ये भारत के लगभग 16.6% क्षेत्रों में फैली हुई है। जैसे कि आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना और तमिलनाडु क्षेत्रों में पाया जाता है और इस क्षेत्र में काली मिट्टी की प्रयुक्ता सबसे ज्यादा है, जिसके चलते यहाँ पर कपास की खेती भी देखिएगा, देखिए यहाँ पे कपास की खेती भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, रासायनिक रूप से देखा जाए इसमें दक्कन का पठार में आपको लौ आयक्स भी पाया जाता है, बक्साइट भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हमको पाई जाती है। साथ ही यहाँ पे इस क्षेत्र में कपास की खेती यानी कि लौह लौह रूप से लौह और चूना समृद्ध, लेकिन ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फेट की भी कमी होती है। गेहूं, ज्वार, ज्वालामुखी सूरजमुखी, गन्ना और सब्जियां पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझने में कोई दिक्कत है? अगर ये दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं तनी और बढ़िया तरीका से बताइए, तो हम बताएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, आप जेंगे कहिएगा हम बताएंगे आपको। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा, देखिए आगे जो है हमारा ये 10 क्वेश्चन जो है आपको हम लास्ट में देते हैं और ये 10 क्वेश्चन जो है हम कल जो है सॉल्व इसको आंसर वगैरह जो भी होगा इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। आपको करना क्या है, हम टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर हम इसको डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि हम जो है जीएस अगर जो हम पढ़ रहे हैं तो हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उस चीज हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसके बारे में ध्यान दें। घबराइएगा मत, घबराइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, घबराइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। हम लोग हैं ना आपके, हमारी टीम जो है आप लोगों के साथ तैयार है। तो ये 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है यहाँ पे, छठा, सातवां और आठवां, जितनी भी क्वेश्चन है एकदम बेफिक्र होकर बनाइएगा, टेंशन, कान में ईयरफोन डाल लीजिएगा, मस्त बनाइएगा। ठीक है, कल हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलते हैं कल, आपको कल तो संडे है, सोमवार को फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, नमस्कार।